अस्सलामुअलैकुम एडिटर एंड लिसनर्स। और तो नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 91 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी ऊंची नीची सड़कों पर हिचकोले खा रही थी। सुबह की पहली किरण पहाड़ों की बर्फ पोश चोटियों पर फूटी थी। पहाड़ यकबस्ता हवाओं का रास्ता, ये यकबस्ता हवाएं गाड़ी की खिड़कियों से अंदर भी उतरती जा रही थी। वो गरम ड्रेस पर भूरे रंग की जर्सी पहने हुई थी। गरम शाल एक शाने पर झूल रही थी। जनीशा ने शाल शौनों पर अच्छी तरह जमाई। सर्दी से इसके गाल सुर्ख थे। जनीशा ने आगे को होते हीटर मजीद तेज किया। इस इलाके में सर्दी ज्यादा महसूस हो रही थी। जनीशा की आंखें नींद और थकावट के बायस गुलाबी हो रही थी। जनीशा ने गर्दन तिरछी की जरिक को देखा। जिस तरह अंदाज में ड्राइव कर रहा था वो बहुत बेचैन था। इसके हाथों की नसें उठ रही थी। वह हर थोड़ी देर बाद अपनी जैकेट की जेब में हाथ मारता, एक निगाह जनीशा पर डालता, फिर बेबसी से स्टेयरिंग पर मुक्का मारता। कितने ही घंटों वो ये कर रहा था। वो जानती थी वो सिगरेट पीना चाहता है। वह स्ट्रेस में स्मोकिंग किए बगैर नहीं रह सकता था। वो अनजान बनी अपनी तरफ के शीशे से बाहर देख रही थी। वो उसे कम से कम सिगरेट पीने नहीं दे सकती थी। वो अपने सामने से जहर अपने लंग्स में उतारते नहीं देख सकती थी। वो ड्रग्स जो तुम उसे देती रही हो, क्या वह एक किस्म का जहर नहीं था? ये सवाल नहीं तमाचा था जो इसका चेहरा लाल कर चुका था। जनीशा ने तड़पते हुए जरीक को देखा जिसका मुस्तरब चेहरा देखते जनीशा को अपना वजूद इन पहाड़ों के नीचे दबता महसूस हुआ। वो पहले जैसा नहीं रहा था। ड्रग्स मेडिसिन ने इसके रंग रूप पर असर डाला था। जनीशा को अपना दिल कटता महसूस हुआ। वो जख्मी निगाहें लिए इसे दीवाना बार देख रही थी। जरीक ने अपनी जैकेट में हाथ मारते सिगरेट निकालते होशियारी से जनीशा से छुपाने की कोशिश की। जनीशा इसकी हरकत पर फीका सा मुस्कुराई थी। इसे ऐसे डरते हुए अच्छा लगता था। ज़रीफ ने अपनी तरफ का शीशा नीचे किया। सर्द हवाएं दोनों के चेहरे से टकराईं तो वह झुरझुरी सी वजूद में उतरी। आई फील निनोनियस नॉशियस बट कंट्रोल इज माइन ऑलवेज। ज़रीफ ने जनीशा की तरफ झुकते इसके सर को चूमा था। जनीशा की गर्दन मोड़े बाहर की तरफ देखने लगी। वो नौसिया का भी बहाना कर रहा था। इसकी तलब एक सिगरेट था। ज़रीफ ने सिगरेट उंगलियों में दबाते से जलाने की कोशिश की। इसने एक निगाह सनीशा को देखा जो सपाट चेहरा लिए खिड़की से बाहर देख रही थी। ज़रीफ ने झंझलाते हुए सिगरेट लाइटर अपनी जेब से जैकेट की जेब में डालते ब्रेक लगाए। गाड़ी को जोरदार झटका लगा था। ज़रीफ के चेहरे पर अब तैश की सुर्खी और झंझलाहट थी। जनीशा ने अब की बार इससे कोई सवाल नहीं किया था। वो जानती थी वो सिगरेट पीकर रहेगा। मर्द को वाकई बांध कर नहीं रखा जा सकता। वो सीट के पुल से टेक लगाए आंखें मूंद गई थी। मैं आता हूँ जनी जान, मुझे फ्रेश होना है। वह कहते गाड़ी से निकल गया। जनीशा ने गाड़ी से बाहर देखा। वो सड़क के दाएं तरफ से एक खेत की तरफ जा रहा था। जिसकी चौड़ी पुश्त नजर आ रही थी। वो वहां खड़े अब स्मोकिंग कर रहा था। जनीशा ने जरीक की तरफ वाला शीशा ऊपर कर दिया। हवाओं की काट बहुत ज्यादा थी, बर्फीली, और यह वजूद में उतरती तो वजूद शल होने लगता। जनीशा विंडस्क्रीन पर निगाहें जमा गई थी। जरीक मजीद आगे की तरफ बढ़ गया था। वो जानती थी वो सिगरेट खत्म करके ही आएगा। जनीशा को अपना वजूद इस मर्द का मकरूज लगने लगा। वो चाहता तो धड़ल्ले से इसके सामने भी सिगरेट पी सकता था। वो क्या कर लेती, इतना सामान, इतनी इज्जत, क्या वो डिजर्व करती थी? जमीर की अदालत में कचोके लगने लगे। जनीशा की आंखों से आंसू टूटकर रुख पर बरसे थे। एकदम इसके सामने एक से जीप में ब्रेक लगाई थी। सनीशा का वजूद पत्थर हुआ था। आंखें शिद्दत की रिया से गुलाबी व लरसते हुए डैशबोर्ड को दोनों हाथों से जकड़ चुकी थी। लाला, उसके लबों ने बेआवाज जंबिश की, हलक आवाज में दब गए थे। जीप में बैठा दरखजी खानजादा गाड़ी में बैठी लड़की को देख रहा था जिसे देखते ही इसे परिवेश की याद शिद्दत से आई थी। सनीशा को दमे का अटैक आया। वो कांपते हाथों से अपने बैग से इनहेलर निकालते अपने मुंह से लगाए हुए थी। दरखजी खानजादा अचंभे से इस लड़की को देख रहा था। सनीशा शाह के सर से शॉल फिसल गई थी। इसके अखरोटी रंग के बाल देखते दरखसी खानजादे की स्टीयरिंग पर उंगलियां लड़सी थी। परिविश बच्चा, दरखसी ने इसे पुकारा। जनीशा आप दिल पर हाथ रखे रोते हुए दरखसी को देख रही थी। वो कमजोर नहीं थी मगर वो कमजोर पड़ रही थी। वो थक चुकी थी। दिल पर बोझ सहते सहते अकेले लड़ते लड़ते इसे किसी अपने की जरूरत थी। इसे किसी ऐसे कंधे की जरूरत थी जिसके दुख सांचे हो। वो अपना दरखसी खानजादा से बढ़कर भला कौन हो सकता था? वो 17 साल पहले वाली रात के ट्रॉमा से निकलना चाहती थी। वो चीख-चीख कर अपने साथ हुए ज़ुल्म की दास्तान सुनाना चाहती थी। वो बताना चाहती थी वो वही परिवेश है जिसे मोरे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। वो बताना चाहती थी इसके मोरे बाबा को उसकी आंखों के आगे कत्ल किया गया था। वो अपने तमाम आंसू बहाकर फ़कत एक रात सुकून से सोना चाहती थी। सामने बैठा इंसान इसका अपना था, मगर वो इसे छू नहीं सकती थी। इसे लाला नहीं पुकार सकती थी लाला। वो हलक के बल चिल्लाई करके सी खानज़ादा तक इसकी आवाज़ नहीं पहुंची थी मगर इसके लबों की जंबिश से।
अंदाज़ा हो रहा था वो लाला पुकार रही है। दरकज़े खानज़ादा गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकला, ज़नीशा भी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। दगरगो हालत, आंसुओं से तर चेहरा, शाल एक छाने से ढल के ज़मीन को छूती हुई वो दोनों एक दूसरे के मुकाबले आते रुक चुके थे। ज़नीशा ने काँपते हाथ से दरकज़ी खानज़ादा के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। यकदम वो झटका खाकर पीछे हुई थी। वो अपने इस खेल में अपने लाला को नहीं घसीट सकती थी। जैसे एकांश भी पहुँचे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर वो अपनी पहचान बताती तो 17 साल पहले वाली कयामत रात से भी वो पर्दा उठता। दोनों तरफ से खून की होली खेली जाती। ज़रिक ज़नीशा ने गर्दन तिरछी किए दाईं तरफ देखा। इससे काफ़ी दूर पुश्त किए खड़ा था। वो अपने शौहर और अपने लाला पर एक ख़राश बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़नीशा ने अपनी शाल दुरुस्त करके अपने सर पर जमाई। नरकज़ी खानज़ादा 2 कदम के फासले पर खड़ा इसे देख रहा था। ज़नीशा मज़बूती से इसके सामने खड़ी थी। इसके चेहरे पर कुछ देर पहले वाली किसी कमज़ोरी का शब्बा तक ना था। वो मज़बूती से, बेहद मज़बूत, वो सपाट अजनबी भरी निगाहों से दरख्ज़ी की तरफ देख रही थी। मुझे दमे के अटैक बचपन से आते हैं। अटैक आए तो मैं पैनिक हो जाती हूँ। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। कैलिफ़ोर्निया में डैड ने मुझे मेरा बहुत इलाज करवाया मगर खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ा। ज़नीशा ने अपनी कुछ देर वाली हालत पर तौजीह पेश की। अपनी पहचान छुपाना कितना मुश्किल था। फिर ज़नीशा शाह से पूछता है, पर्चियाँ ऐसे अपने सीने पर खुपती महसूस हो रही थी। कैलिफ़ोर्निया रहती थी आप? दरकज़ी खानज़ादा के चेहरे पर मायूसी लहराई थी। कुछ पाकर खो देने का ज़ख्म वो दिल गिरफ्तार सा इसे देख रहा था। कैलिफ़ोर्निया में मेरी पैदाइश हुई। मेरे डैड का नाम सैयद अरशमान शाह है। मेरा नाम ज़नीशा है। वो आम से अंदाज़ में बता रही थी मगर फ़गार दिल के साथ। मेरा नाम दरकज़ी कबीर खान है। अच्छा, वो इतना ही कह सकी थी। मगर आँखों से आँसुओं को टूटने नहीं दिया था। वो ऐसे ही आँखों में मज़बूती से ठहर गए थे, जैसे इर्द-गिर्द बुलंद मबांग पहाड़ मज़बूती से खड़े थे। और ज़नीशा शाह से शादी से इसे कोई तोड़ नहीं सकता था। वो अपनी मोहब्बत तक को कुर्बान करने का हौसला रखती थी। ये तो महज़ एक रिश्ता था। इतने साल सामने खड़े इंसान के बगैर गुज़ार दिए, आगे भी सही। मेरी बहन का नाम परिविश था। था? वो भी आवाज़ गड़बड़ाई। था। लफ्ज़ इसका ही फ़ोन कर गया था। तुम्हारी तरह ही दिखती थी। अगर आज वो होती तो तुम्हारी ही तरह होती। दरकज़ी खानज़ादा उसकी गुलाबी आँखों को देख रहा था जो अब सुर्ख हो चुकी थी। इसने अपनी ज़िंदगी में किसी औरत की आँखें इतनी सुर्ख नहीं देखी थी। मैं आपसे तुम पर आ गया। तुम्हें देखकर परिवेश याद आती है। शनाज़ाई का ताल्लुक महसूस होता है। दरकज़ी खानज़ादा ज़नीशा के सर पर हाथ रख गया। ज़नीशा का सर झुक गया। आँखों से कतार-दर कतार आँसू बहने लगे। वह इन आँसुओं को बहने से नहीं रोक सकी थी। वो पहाड़ों की तरह मज़बूत नहीं रही थी। इसे ये जज़्बे, ये ताल्लुक कमज़ोर कर रहे थे। वो खोखली हो रही थी। वो अपनी शाल से आँसू साफ़ करते दाईं तरफ देखने लगी जहाँ से ज़रे खानज़ादा नज़र आ रहा था। वो इसकी तरफ बढ़ गई थी। इसके बदले ने इससे बहुत कुछ छीना था। अब कुछ मायने न रखता था। वो खुद को दिलासा देती। ज़रे की तरफ बढ़ने लगी। मगर पहलू में धड़कता दिल दर्द से चूर था। वो जज़्बात पीछे छोड़ आई थी। वो ज़रे खानज़ादा की तरफ बढ़ते इसके सीने पर सर रख गई थी। दर्द हील हो गया था। क्या हुआ ज़ेनी जान? वो इसके गिर्द नरम हिसार बाँध के आता एक निगाह दौड़ा दूर खड़े दरकज़े को देखा। यही सुनना था। वो चेहरा उठाए इसे देखने लगी। ज़ेनी जान कहकर इसकी जान निकाल देता था। सिगरेट पीने आए थे? नहीं, वो मैं फ्रेश होने। ज़रीफ़ खानज़ादा ने एक लहज़े को गड़बड़ाया। ज़नीशा की हँसी गूंजी थी। वो बहती आँखों के साथ हँस रही थी। ज़रीफ़ खानज़ादा इसका सेफ स्पेस था। ज़ोन ऑफ पीस। वो हँसते ही जा रही थी और इसे हँसते देखकर दिल से मुस्कुराया था। पहली बार योर ऑनर ने मुझे सिगरेट पीने पर कुछ नहीं कहा। क्या मैं ये समझूं कि मुझे खुली छूट मिल चुकी है? सनीशा का हंसते देखकर जरिक का दिल भी हंसने लगा था। आइंदा कत्ल कर दूंगी तो मवास में धमकी थी। ना मवास में धमकी थी। वह कत्ल हो गया जनाब। इसी तरह गाड़ी में सीने से लग जाती। सिगरेट की जरूरत नहीं थी। जरिक ने इसके सर पर नरमी से शाल उढ़ाई। मेरी गैरत का जनाजा निकाल देती। इस तरह खुले सर के साथ ख्याल रखा करें हुजूर। वो नरमी से कह रहा था। अपनी गैरत संभाल कर रखो। कर लेते यहीं के किसी लड़की से शादी। गैरत संभली रहती। अब गुस्से से कहा, अब कर लूं? झिझकते हुए लब दांतों तले दबाते हुए पूछा, फिर तो तुम्हारे जनाजा उठेगा। वो सीरियस थे। इतनी सीरियस होकर धमकी दे रही हो? सच में मैं कभी ऐसा करूं तो मार डालोगे मुझे? मैं धमकी नहीं देती। जो कहती हूँ वो करती हूँ। वो सिर्फ तासुरात के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। वो वाकई में सीरियस थे। जरी खानजादा माउथ स्प्रे करते दरफेसी खानजादा की तरफ बढ़ा जो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। जरी खानजादा ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जनीशा ताज्जुब से जरी खानजादा को देख रही थी। दरफेसी खानजादा के साथ इसके ताल्लुकात कब से खुशगवार हो गए थे। और कुछ मिनट तक दरफेसी से बात करने के बाद गाड़ी की तरफ बढ़ा। जनीशा गाड़ी में बैठ चुकी थी। दरफेसी की तरफ नहीं देखा था।
टूट कर बिखरना आसान न था, किरची-किरची होते जुड़ना आसान न था। अगर किसी की जीप इसकी गाड़ी को क्रॉस करती गुज़र गई थी, दर्द की शिद्दत गहरी हुई, वो बर्दाश्त कर गई थी। तुम्हारी कब से दोस्ती हो गई? ये आदमी तो तुम लोगों का दुश्मन था, ज़नीशा ने सरसरी से लहजे में पूछा। अब नहीं रहा। ज़रीफ ने गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ाई। मतलब? वो ज़रीफ के संजीदा चेहरे को देख रही थी। मलाला बहन है मेरी। सिर्फ ये लफ्ज़ बोलकर मेरे भाई होने का फ़र्ज़ पूरा नहीं हो जाता। बाबा ने मलाला को अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया। इस ताल्लुक को शर्मसारी की तरह छुपाया, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मलाला के हवाले से मुझे इससे जुड़े हर रिश्ते को मान देना होगा। वो ठहर-ठहर कर बोल रहा था। मैंने दरख्वास्त के मुतालिक एक-एक बात पता करवाई है। दरख्वास्त की हवेली में मैंने एक औरत को भेजा था। मुझे इससे मालूम हुआ है कि दरख्वास्त ने 2-2 शादियाँ कर रखी हैं। मलाला के साथ इसका रवैया अच्छा नहीं है। ज़नीशा हक़ तक इसे देख रही थी। तो तुम दरख्वास्त को नुकसान पहुँचाओगे? वो चाहते हुए भी अपने लहजे कि लर्ज़िश पर काबू ना कर सके थी। क्या हो गया है? मैं क्यों उसे नुकसान पहुँचाऊँगा? मैं सिर्फ़ इससे बात करूँगा। मलाला अकेली नहीं है, इसका भाई है। अगर वो अपने और मलाला के रिश्ते को इज़्ज़त नहीं दे सकता तो इसे आज़ाद कर दे। मुझे नहीं लगता तुम्हें इनके मामले में बोलना चाहिए। वो इसकी बात काटते नागवारी से बोले। ज़रीफ़ ने ज़नीशा के चेहरे पर फैली नागवारी को बगौर देखा था। वो सिर्फ़ इन दोनों का मामला नहीं है, मेरी बहन का भी है। मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई मसला होना चाहिए। तुम्हारा कंसर्न मेरी ज़ात तक महदूद होना चाहिए, मेरे रिश्तों तक नहीं। वो दरिश्तगी से बोला, यानी तुम मुझे कोई हक़ नहीं देते? देता हूँ ज़नीशा, मुझे लेकर हक़ जताओ। जो तुम्हें नहीं पसंद वो नहीं करूँगा, मगर वो नापसंदीदगी मेरी ज़ात से जुड़ी होनी चाहिए। तुम्हें अगर मेरे किसी रिश्ते से ज़ाती पुरख़ाश होगी या कोई भी मसला, मैं वो दूर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर तुम मुझे मेरे रिश्तों से दूर रहने का कहोगी, मैं ये कभी नहीं करूँगा, चाहे तुम चीखो-चिल्लाओ, कुछ भी करो ज़ैनी। मैं अपनों के साथ खड़ा हूँगा। वो दो-टोक अंदाज़ में कह रहा था, तुम्हारी बहन सिर्फ़ मरीना है। मलाला के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। मलाला के साथ तुम्हारा ताल्लुक नाजायज़ के ज़िम्मे में आता हुआ। तबरेज़ खान ने बिना निकाह के ही ज़नीशा वो स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गाड़ी रोक चुका था। ज़नीशा इसकी बुलंद आवाज़ पर साक़त हुई थी, अपनी लिमिट्स मत क्रॉस किया करो। आइंदा इस तरह की बकवास की मुझसे बुरा कोई नहीं, वो किसी को नहीं पाओगी। वो उँगली उठाए इस वक़्त चेहरे के साथ तंबी कर रहा था। वो अपने किसी रिश्ते के खिलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता था, ये इसके अग्रेसिव रवैये से ज़ाहिर हो रहा था। गिल्ट ख़त्म हो रहा था, माफ़ी मिल गई थी, हर मर्द की तरह वो बदल रहा था, गिल्ट पशेमानी ख़त्म होती जा रही थी। वक़्त हर असर ज़ाइल कर देता है। इसके चेहरे पर अब कोई मलाल नहीं था। वो सारी उम्र इस मर्द को गिल्ट में मुब्तला करके नहीं रख सकती थी। इसके हाथों से रेत के ज़र्रों की तरह निकल रहा था। सर्द निगाहों से देखते हुए इसे सिर्फ़ तंबीह नहीं कर रहा था, आने वाले वक़्त के लिए तैयार कर रहा था। वो कल को किसकी साइड पर खड़ा होगा। वो तबरेज़ को कभी कातिल नहीं मानेगा। वो इसे छोड़ देगा, अपने बाप को नहीं छोड़ेगा। तुम जो मेरे साथ कर चुके हो, इससे बढ़कर क्या करोगे? लहज़ा कमज़ोर पड़ा, आवाज़ मत्थम हुई, मगर वो कह गई थी। इसके दिल में पनपता बदला एक नासूर की तरह था, जिसको ही मसख़ कर गया था। वो स्याह थी और स्याह ही रहने वाली थी। ज़रे खानज़ादा के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नमूदार होने लगे। इसकी गर्दन की रगें फूलने लगीं। वार बेरहमाना अंदाज़ में किया गया था। काट किसी खंजर की तरह थी। वो स्टीयरिंग को मज़बूती से जकड़ गया था। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे थे। ज़नीशा इसकी हालत देखते रुख मुड़ गई थी। वो स्याहकार ही नहीं, बेरहम भी थी। अपने शॉल में हाथ डाले इसने अपने ज़ख्म को नोचते तार अपने दर्द से जुड़ी रही। दरअसल ज़रा खानज़ादा के दर्द को महसूस ना कर सके, इसका दर्द अब ज़्यादा मारता था। वो स्टीयरिंग पर हाथ रख के चीखें मार रहा था। सुनीशा लरस कर रह गई थी। ये पहला हिस्ट्रियाई दौरा था जो इस मर्द को पड़ा था। ज़ावियार बेड पर नींद दराज से इसे देख रहा था। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपने गीले बालों में ब्रश कर रही थी। बालों में चमक तो नहीं थी, मगर कल की निस्बत साफ लग रहे थे। कमरे में अजीब सी महक फैली हुई थी। वो चाहकर भी इस महक को कोई नाम नहीं दे सकता था। और नहाकर आती तो साबुन या शावर जेल की मखसूस महक से कमरा महक उठता। बेशक उसे सस्ते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थी, ज़ावियार इसी महक का आदी हो गया था। अब महंगी खुशबू भाती ही ना थी। इधर आओ, लहजा बेहद नर्म था। बाल गीले हैं, खामखा आप गीले हो जाएंगे। ज़ावियार हंस पड़ा था। अगर वो बीवी बनकर अदा दिखाती थी, इसकी अदाओं पर एक मर्द वारी था। दूसरे लम्हे ज़ावियार की आंखों में बेचैनी उभरी थी। एक बीवी के तौर पर अदाएँ तो ठीक थीं, मगर एक बीवी के चेहरे पर कुर्बत के कोई रंग न थे। वो फीके से सपाट चेहरे के साथ मिरर के आगे खड़ी थी। गुज़री रात की कुर्बत का कोई शबा तक न था। बिना किसी जज़्बे के वो एक बेरंग सी औरत थी। एक मकान की औरत, मर्द गलतियाँ करता है, औरत माफ़ी करती है। अपना रिलेशन
ठीक करती है, मगर यहाँ ठीक तो सिर्फ वो कर रहा था। इसका तो कोई किरदार नज़र ही नहीं आता था। वो तकिए पर बाजू रख के करवट लिए मिरर में इसका अक्स देख रहा था। इसकी नीली आँखें बिलाकर स्याह आँखों से टकरा गई थी। इस एक नज़र का वो कब से इंतज़ार कर रहा था। वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराई न थी। ज़ावियार के लब खिंच गए थे। आइश अब तलख़ी से मुस्कुराई थी। कोई जाके इसके स्याह आँखों वाले मर्द को बताए, औरत गलती सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, माफ़ भी कर देती है, मगर याद रखो गलती और ज़िल्लत में फ़र्क होता है। गलती माफ़ हो जाती है, मगर तस्लील औरत के दिल पर नक्श बन जाती है, और वह नक्श कभी नहीं मिटता। बालों को में कौन-सा शैम्पू इस्तेमाल किया? ये इसके महँगे शैम्पू की खुशबू हरगिज़ ना थी। सरफ़ से बाल धोए हैं। जवाब जितना बेरहम था, इससे ज़्यादा बेरहमी से अपने बालों में ब्रश कर रही थी। ज़ावियार शशतर रह गया था। वो कितने ही लम्हे कुछ बोल ना सका। कमरे में फैली महक कौन-सी थी? इसे अब इस महक को पहचानने में मुश्किल ना हुई थी। वो तकिए पर सीधे होते सिगरेट जलाते लबों से लगा गया। धुआँ सीने में अटका। इसे कमरे में फैली खुशबू में सांस लेने से मुश्किल हो रही थी। कल तुम्हारा शैम्पू आ जाएगा। इसकी आवाज़ में हर अड़ियाँ चटकाने जैसी सख्ती थी। बुलाकर वो उसके आगे हार मान गया था। वो बिना कोई जवाब दिए अपने बालों में ब्रश करती रही। ज़ावियार ने गर्दन मोड़े से देखा। वो अब ब्रश से ढेर सारे टूटे बाल निकाल रही थी। बालों का गुच्छा था जो इसने डस्टबिन में की नज़र कर दिया था। ज़ावियार का दिल सुलगने लगा। वो सपाट चेहरे के साथ ड्रेसिंग टेबल पर गिरे बाल इकट्ठे कर रही थी। इसके कत्ते बाल कितने बाल टूट गए थे। इसके चेहरे पर कोई मलाल रंज न था, मगर ज़ावियार किरची-किरची हो रहा था। बाल गिर रहे हैं तो ये हमाकत क्यों की? इसे सवाल करने की आदत थी, और इसे जवाब देकर जलाने की। अभी भी यही होने वाला था। सीने में धड़कता दिल जलकर राख होना था। ये अमीरों के चोंचले हैं, जिसकी जितनी बड़ी औकात इसके इतने नखरे। गुल राना ने 1000 बार सरफ से बाल धोए हैं। इतनी मोटी चोटी है इसकी। औकात में आते वक्त लगता है मेरी तरह ये बाल भी आदी हो जाएँगे। धुआँ-धुआँ चेहरे के साथ इसे देख रहा था। गुल को खुद को गुल राना के साथ मिला रही हूँ, तन्ही से पूछा। नहीं, वो मुझसे बेहतर है। बिना लगी लिपटी के जवाब आया। क्या बेहतर है इसमें? अपने बूढ़े शौहर से बचने के लिए वो इस हवेली में पड़ी रहती है। वो काट-ताड़ लहजे में बोलते इसके अकब में आन खड़ा हुआ था। आयुष ने इसकी दुख भरी निगाहों से देखा, यानी वो सब जानता था। इसे सजा देने वाले आप थे। ये ये वो डिज़र्व नहीं करती थी। आयुष ने इसके हिसार से निकलना चाहा। वो इसके कंधों पर सख्ती से दबाव डाल गया था। आयुष को अपने कंधे टूटते महसूस हुए थे। वो कुछ देर पहले वाला मर्द हरगिज़ ना था जो इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। वो यही डिज़र्व करती थी। वो एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते इसकी शानों पर भी ज़ोर डाल गया था। जिस मर्द के साथ भाग रही थी इसके हवाले कर देता क्या? जिस मर्द को गुल राना ने चुना, इसने एक रात के लिए मेरे साथ गुल राना का सौदा किया था। मुझे लगता है गुल राना ही वही डिज़र्व करती थी। इसकी सांसों की गरमाइश आयुष की गर्दन झुलसा रही थी। वो मिरर में इसके सख्त नकूश देख रही थी। आप किसी को सज़ा देने वाले होते कौन हैं? अगर इसे आग से निकाला था तो वापस आग में क्यों झोंका? नापसंदीदा मर्द का कर औरत को फना कर देता है। साफिया की आंखों की सुर्खी में इज़ाफ़ा हुआ था। वो इतना ही बर्दाश्त कर सकता था, इसे झटके से मोड़ दे। ड्रेसिंग टेबल के साथ लगाया। अपनी बात करो तुम। मुझसे क्या जता रही हो? क्या कहना चाह रही हो? इसका हाथ सख्ती से जकड़ गया था। आज को अपनी उँगलियाँ चटकती महसूस हुईं। मैं जवाब देने की पोज़ीशन में नहीं हूँ। वो कराह दबाते हुए बोली, तुम यही डिज़र्व करती हो, सिर्फ़ यही। वो इसका हाथ मज़ीद सख्ती से दबाने लगा। आयुष मेरी आँखों में आँसू लिए इसे देखती रही। इससे कोई इल्तिजा नहीं की थी। तोड़ दूँ हाथ? वो संकी लग रहा था। वो आज भी इसे खौफ़ज़दा करना जानता था, मगर निगाहें झुकाना नहीं। किस बात का ज़म्म है? वो बुरी तरह सुलगा। ज़म्म हूँ, ज़म्म रहने कहाँ दिया है? वो सर छटक गई थी। मेरी बात सुनो आयुष, मर्द की अना पर पैर रखोगी तो टूट जाओगी। वो गुर्राया। टूट गई। 2 लफ्ज़ निकले थे। भाड़ में जाओ तुम, सुकून ही नहीं है। पागल हूँ मैं जो यहाँ आ जाता हूँ। तुम वो औरत ही नहीं हो जिससे मर्द सुकून पाए। वो रास्ते में आई हर चीज़ को ठोकर मार रहा था। सोफ़े पर पड़ी अपनी शाल उठाए अपने कंधों पर डाली वो कमरे से निकल गया। आप भी वो मर्द नहीं है जिसकी मैं इज़्ज़त कर सकूँ। वो बड़बड़ाते हुए अपना शल होता हाथ देखते ज़मीन पर बैठती चली गई थी। स्वीडन की सड़कों पर गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थीं। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां इसे प्रोटेक्ट कर रही थीं। अजलान सिंह अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो बैक व्यू मिरर से देखते तमाशे का मंजर था जो अभी तक शुरू नहीं हुआ था। पिछली सीट पर आ बैठा जा- आर्यान खानजादा बेचानी से पहलू बदल रहा था। इसके पहलू में बैठी जरनिश खामोश थी। कहाँ जा रहे हैं हम? तमाशा शुरू हो चुका था। अजलान सिकंदर हमातन गोश हुआ। इसे आर्यान की चुप्पी से कुछ अच्छी उम्मीद नहीं थी। वो सिर्फ स्वीडन से बचकर निकल जाने की उम्मीद कर सकता था। वो इन दोनों में से किसी की कब्र को यहाँ बनवाने वाली थी। हम हम नहीं, तुम पाकिस्तान जा रही हो, आर्यन ने एक निगाह देखते कहा। हैं? मैं? जरमिश ने हैरानी से पूछा। तुमने कहा था मैं तुम्हें छोड़ूं, तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते तुमने मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। जरमिश की तरफ देखते कहा।
तासरात बेहद तासपाट थे। यानी तलाक दे रहे हो मुझे? शर्मिश की आंखों के आंखों में आंखें डाले पूछा। कहा ना हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा। लफ्ज तलाक इसके चेहरे पर अजियत बनकर उभरा था। कैसे ताल्लुक खत्म होगा आर्यन? सीधी तरह बताओ। आर या पार बात करो। ऐसे ताल्लुकात खत्म होते तो क्या बात थी? वो लफ्ज चबाते कह रहे थे। गाड़ी तेज चलाओ, चीखा था। शर्मिश का सारा गुस्सा ऐसे उतारा। अजलान ने गाड़ी की स्पीड मजीद हल्की की थी। आर्यन ने गाड़ी की अगली सीट पर फायर किए। शर्मिश सीट पर बुरी तरह से उछली थी, आंखों में खौफ वो हिरास फैल गया था। अजलान ने भी जवाबन अपनी पिस्टल निकालते पीछे की तरफ फायर किए थे। आर्यन शर्मिश के सर पर हाथ रखते से नीचे करते वजूद भी नीचे हो गया था। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, गोलियों की गूंज अंदर तक महदूद थी। शर्मिश सीट पर झुके थर थर कांपते हुए आर्यन को देख रही थी, जिसकी सब्ज आंखों में खून उतर आया था। वो खुद इस औरत को डराए गवारा था। किसी और की वजह से इन आंखों में खौफ गवारा न था। आर्यन ने अपने शूज से चाकू निकालकर अजलान के कंधे में बेरहमी से पेवस्त कर दिया था। अजलान सिकंदर की दिलखराश चीख बरामद हुई। आर्यन इसकी गर्दन में बांसुर डाले जकड़ गया। ओवर स्मार्टनेस नहीं, बॉस मैं हूँ। मेरे एक इशारे पर जग के आदमी तुम्हें कच्चा चबा डालेंगे। और उसकी गर्दन दबाते ही जा रहा था। काश मैं कह सकता तुझे पाकिस्तान जाकर कच्चा चबाऊंगा, मगर मुझे पूरा यकीन है तेरी मेरी कब्र स्वीडन की बर्फ में बनेगी। बनाने वाली तेरी चुटकुली होगी। अजलान ने झटके से आर्यन का बाजू छुड़वाया था। आर्यन से घूरते हुए पीछे हट गया। शर्मिश ताकत से अजलान के कंधे में भल भल बहता खून देख रही थी। अजलान ने आंखें मीचते कंधे में पेवस चाकू खींचकर निकाला। जरमिस चीखते हुए आर्यन के सीने से लगे। साला कमीना! आर्यन ने अजलान को घूरते गाली से नवाजा। बीवी का भाई साला होता है, मेरी कोई बहन नहीं है। अलबत्ता तेरी बहन जरूर है, और कमीन की मुझसे वे कूद कूद कर भरी है। अजलान सिकंदर हंसा था। जरमिश ने की आंखें खौफ से सिकुड़ रही थी। दोनों एक ही जैसे थे। आर्यन जरमिश की आंखों में खौफ देखते लब खींच गया था। मिसेस खान, तुम प्राइवेट जेट में पाकिस्तान पहुंचोगी। वहां तुम्हें तुम्हारा लाला लेने आ जाएगा। वो संजीदगी से ज़रमिश से मुखातिब हुआ था। मिसेस खान मत कहो। जब ताल्लुक तोड़ रहे हैं तो मैं मिसेस खान कैसे रही? भीगे लहजे में कहा। इतना तड़प क्यों रही हो जब मुझसे मोहब्बत ही नहीं? आर्यन भड़क उठा था। हिजी गई आंखों से टूटते आंसू अपने दिल में गिरते हुए महसूस हो रहे थे। अजलान सिकंदर ने बैक पे मिरर से आर्यन को देखते लब खींचे। नहीं है मोहब्बत, ना कभी हो सकती है। घाव देने वाले अल्फाज कहे थे। आर्यन आंखें मूंदे सीट की पुश से टेक लगा गया था। तलाक के 3 अल्फाज कहो और ये ताल्लुक खत्म करो, वो चीख रही थी। आर्यन खानजादा ने मुठियां खींची। तलाक के 3 लफ्ज वो धीरे से झुका। इसके कान के करीब सरगोशी के। मेरा सजा देने का मेरा तरीका जरा अलग है मिसेस खान। आर्यन ने शर्मिश की आंखों में झांका। किल द हेडलाइट्स, लेट्स गिव हर द डार्कनेस एंड द ग्रेव्स। अजलान ने एक पल को बैक में मिरर में आर्यन को देखते इसके लहजे का तंज महसूस किया था। अगले ही लम्हे रेडियो डिवाइस पर इसकी भारी आवाज पहुंची। All units go dark back out now. सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट्स एक एक करके बुझने लगी। जरमिश के दिल की धड़कन तेज हुई। वो अंधेरे में आर्यन की सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। Longer that boss. But you, no woman, I'm usually asked for candlelight, not total back out. अजलान की आवाज पहुंची थी। अपने वाहियात मजाक अपने पास रखो, अगली बार चाकू तुम्हारे हलक में उतरेगा। वो कुर्राते हुए जरमिश के लबों पर झुक गया था। जरमिश इसी गिरफ्त में अब हरकत भी ना कर पा रही थी। वो उसकी सांसों को छीनने के दर पे था। तलाक नहीं मिलेगी मिसेस खान, मगर सांसें छीनने में पल नहीं लगाऊंगा। लबों को आजाद करते कान में चित्ते सरगोशी थी। उससे दूर हट गया था। जरमिश अब चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी। गाड़ी में अब इसकी दबी दबी सिसकियां गूंज रही थी। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आर्यन ने सीट पर मुक्का मारा। दुनिया का सबसे फजूल काम मोहब्बत, बॉस। अंधेरे में गूंजती अजलान की आवाज जलती पर तेल छिड़कने का काम करने वाली थी। हेडलाइट्स ऑन करो। आर्यन दहाड़ा। इसी लम्हे हेडलाइट्स ऑन हो चुकी थी। क्या चाहती हो? वो जब से पूछ रहा था। सर में स्टिल चेहरा हाथों में छुपाए हुए थी। शॉल से इसके बाल निकल चुके थे। एक साइड से इसका चेहरा इन बालों में छुप गया था। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, रोते हुए दो टोक अंदाज में कहा। एला से मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही मिसेस खान। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। चुपते हुए इसके बाल चेहरे से हटाने लगा। गाल भी छुप गए थे। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे बाबा को तुम मार दोगे। मेरे बाबा को छोड़ दो। जो कहोगे मैं करूंगी। वो आर्यन के हाथ छटक गई थी। आर्यन खानजादा का चेहरा पल में तारीक हुआ। वो इसलिए तड़प रही थी। खुश खुमानी आखिर कुछ पल के लिए इस दुनिया का खुशकिस्मत इंसान बना रहे थे। वो पल भर में ही एक बदकिस्मत की सरफहरिस्त में आन खड़ा हुआ था। क्या करूंगा तुमसे आखिर? बीवी हो मेरी। इसके लहजे में टूटे कांच की छनक थी। मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी। वो सीधी होती इसके करीब हुई, ऐसे बहलाया जैसे किसी बच्चे को बहलाया जाता है।
मोहब्बत की नहीं जाती मिसेस खान हो जाती है जैसे मुझे तुमसे और तुम्हें इससे जिसका वजूद ही नहीं। ज़रमिश की हेज़ल मेरी आँखों से आँसू टूटकर बरसते थे और इस बात को जुटला ना पाई मगर उसकी शर्ट पर गिरफ्त मज़बूत हुई थी। मेरा जिस्म सिर्फ़ तुम्हारा रहेगा, वो सब्ज़ आँखों में देखते बोली। वो ज़रमिश को खुद से दूर झटक के सीट से टेक लगाए कहके लगाने लगा। असलान एयरपोर्ट्स कान में लगा क्या था, वहाँ तेज़ आवाज़ में गाना गूंज रहा था। आर्यान के टूटे दिल की आवाज़ अब इस तक ना पहुँच रही थी। लगता है हाकिम खान ने नहीं, मैंने कोई गुनाह किया है मिसेस खान, मुझे सुकून नहीं है। वो बुलंद ज़बान कह के लगाते बमुश्किल बोला, सुकून तब मिलेगा जब माफ़ करोगे। नहीं करूँगा माफ़, तुम्हें खोना पड़ेगा, खो दूँगा मगर माफ़ नहीं करूँगा। वह खून नशान दरिंदे की मानंद गुर्राया। ज़रमिश ने झुकते हुए चाकू उठाते अपने कलाई पर रखा। मेरे बाबा को छोड़ दो वरना खुद को मार डालूंगी। वो आर्यान की आंखों में देखते निडर लहजे में चिल्लाई, हो गई शुरू नौटंकी। अजलान ने बड़बड़ाते हुए रिवर रेडियो डिवाइस में गाड़ियां महल की तरफ वापस मोड़ने को कहा। अपनी गाड़ी भी वापस महल की तरफ मोड़ दी थी। अगले कुछ मिनटों में अंडर कवर आशिक महबूबा की जिद के आगे हारने वाला था। आर्यान ने जरमिश के हाथ से चाकू पल भर में झपट लिया था। वो अब इसे खूंखार निगाहों से देख रहा था। जरमिश ने इसी लम्हे अपना हाथ इसकी गाड़ी के शीशे पर मारा। वो बेदर पे अपना उल्टा हाथ शीशे पर मारती जा रही थी। मिसेस खान आर्यान ने इसे शानों से पकड़ते अपने काबू में किया था। इसका हाथ की पुष्ट सुर्ख हो चुकी थी। पाकिस्तान भेजोगे खुद तो खुद को नुकसान पहुंचाऊंगी। मेरे बाबा को छोड़ दो वरना खुद को मार डालूंगी। वो अपने हवास खोते चीख रही थी। गाड़ी वापस मोड़ो। आर्यान के हुक्म पर अजलान का कहका गूंजा था। आर्यान ने घूर कर इसे देखा। बॉस ऑन द वे। अजलान ने बाहर की तरफ इशारा किया। गाड़ी का रुख ऑलरेडी लेक वेंट्रन की तरफ था। अजलान गुस्से से दांत पीस कर रह गया था। गाड़ी महल के हाथे में दाखिल हो गई थी। तमाम गाड़ियां आगे पीछे आकर जन से रुकी थी। गार्ड्स निकलते महल की पोजीशन भर फिर से संभाल गए थे। आर्यान गुस्से से गाड़ी से उतरा था। जरमिश की तरफ का दरवाजा खोलते से कलाई से जकड़े बाहर निकला। उसके कदमों का साथ भागते भागते हुए दे रही थी। वो बड़े दिनों बाद ब्लथरस पीस लगा था। वो बड़े दिनों बाद ब्लथरस पीस लगा था। इसे इसके दर्द की परवाह न थी। जरमिश की कलाई इसकी गिरफ्त में टूट रही थी। वो इसलिए महल के अंदर दाखिल हो गया था। छोड़ो मुझे। महल के अंदर आते जरमिश की चीखें गूंजने लगी। आर्यान ने इसकी कलाई इतनी जोर से खींची थी कि जरमिश गिरते गिरते बची। एला ने हैरानगी से मंजर देखा था। इसके वजूद में मिर्चें दहकी थी। आर्यान जरमिश को कमरे से लाता बेड पर पटक चुका था। इससे पहले जरमिश सीधी होती दरवाजे से हैंडकफ्स निकालते जरमिश के दोनों कलाइयां जकड़े बेड के हेड बॉय को साथ अटैच कर गया था। जरमिश के इसे हिरासा निगाहों से देख रही थी। माफिया के डॉन बहुत ही रंगीन मिजाज होते हैं। ये हथकड़ी और ये हेड बोर्ड किस लिए है? समझ तो गई होगी। वो इस पर झुके पूछ रहा था। जरमिश की आवाज हलक में दब गई थी। पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। जेके की रंगीन मिजाजी तो अपनी आंखों से देखी थी। आर्यान की बात पर जरमिश ने इस बात में सर हिलाते अपनी गलाइयां छुड़वाने की कोशिश की। इसी कमरे में और दिन में तारे दिखाऊंगा। आइंदा मुझे धमकी दी। वो इसकी थाइस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। जरमिश की पैनिक होती टांगें रुक चुकी थी। हाकिम खान को मौत देने के बाद तुम्हें आज़ादी मिलेगी, फिर खुद को और मुझे शौक से मार देना। वो लफ्ज़ चबाते हुए इसके ऊपर से उठा था। खोलो मुझे। जरमिश की हिस्ट्रियाई चीखें कमरे में गूंजने लगी थी। आर्यान ने साइड टेबल पर रखा फोन उठाते दो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर आने को कहा था। खुद को वो जरमिश के सामने सोफे पर बैठ गया था। खोलो मुझे। जरमिश चीख रही थी। वो इसी लम्हे दो स्याफाम फीमेल सिक्योरिटी के अंदर दाखिल हुई। जरमिश इन दोनों को देखते ही लरस कर रह गई थी। वो काफी हट्टी कुट्टी मर्दनुमा औरतें थी। पूरी डान। खोलो मुझे। वो हजियानी हुई थी। इसके मुंह पर टेप लगा हुआ। इसकी चीखों को आवाज सुनते आर्यान ने अंग्रेजी में हुक्म दिया, मेरी सर्द दर्द हो। मिसेस खान जरमिश को घूरते हुए कहा। एक फीमेल ने आगे बढ़ते हुए जरमिश के मुंह पर टेप चिपकाई। जरमिश फड़फड़ा कर रह गई थी। और जब जब इसे वॉशरूम जाना होगा और खाना खाना होगा तुम लोग इसकी मदद करोगे। वो सोफे से उठते दरवाजे की तरफ बढ़ा था। और हाँ, हाथ नरम ही रखना, तुम लोगों की बुरी ही काफी होगी। वो सरदंदाज में कहते चला गया था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवल, उसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैंने 2 न्यू नॉवल स्टार्ट किए हैं, एक है लहू से लाल और दूसरा है ज़महरी। तो आप लोगों ने अगर रीड करना है, आप लोग चाहते हैं कि कोई अलग-सा नॉवल रीड करें, मीन्स कि एक रियलिटी बेस है जो लहू से लाल है और एक फैंटेसी बेस है जो कि ज़महरीर है। अगर आप लोगों ने दोनों में से कोई भी रीड करना है तो जाएँ, जाकर रीड करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना आपको नॉवल कैसा लग रहा है, ठीक है? और चलिए जी, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।